नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की इस सीरीज में हम प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में हम राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर्स है या आपातकाल की जो शक्तियां उनके बारे में देख रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने शुरू किया था नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के की जो पिछली क्लास थी उसमें हमने देख लिया था कि किन आधारों पे जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उसके बाद संसद में उसको कैसे अप्रूव किया जाता है, वो देखा। आज हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म कैसे किया जा सकता है, यानी रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या क्या है। आज क्या देखेंगे हम, रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति। उद्घोषणा की समाप्ति, ठीक है। कैसे इसको क्या करेंगे, इसको समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कभी भी जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है उसको क्या कर सकते हैं, वापिस ले सकते हैं एक अन्य घोषणा के साथ, ठीक है। सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के साथ इसको क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। यानी सबसे पहले क्या है, प्रेसिडेंट कैन revoke the proclamation at any time by a subsequent proclamation। सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, ठीक है। और देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अप्रूवल। यानी राष्ट्रपति कभी भी एक अन्य उद्घोषणा के साथ राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो संसद में जब अप्रूवल होती है, यानी संसद की अप्रूवल जरूरी होती है, लेकिन यहां पे क्या है, संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं है। संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं, ठीक है। संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं है, यानी राष्ट्रपति जब भी चाहे जब भी क्या कर सकते हैं, उसको वापिस ले सकते हैं एक अन्य उद्घोषणा के साथ, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है लोकसभा क्या कर दे, लोकसभा एक रिजोल्यूशन पास कर दे सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। एक तो ये हो गया भाई, प्रेसिडेंट कभी भी उसको वापस कर सकते हैं। दूसरा है, देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है लोकसभा पास कर दे क्या, ए रिजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूविंग ऑफ continuation of proclamation
लोकसभा पासिज है, ठीक है। प्रोक्लेमेशन, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, यानी लोकसभा, ठीक है, लोकसभा किसका, जो उद्घोषणा को समाप्त करने का संकल्प, या जिसको प्रस्ताव बोलते हैं, समाप्त करने का संकल्प साधारण बहुमत से पास कर दे, साधारण बहुमत से पास कर दे, पास कर दे, ठीक है। एक तो राष्ट्रपति क्या है, एक अन्य घोषणा के साथ इसमें संसद की अप्रूवल नहीं होती, या फिर क्या जो लोकसभा है वो एक प्रस्ताव पास करे, एक रेजोल्यूशन पास करे और उसमें ये बोल दे कि अब जो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है उसकी प्रोक्लेमेशन, उसकी उद्घोषणा, उसको समाप्त कर दिया जाए और साधारण बहुमत से वो क्या कर दे, उसको रेजोल्यूशन को पास कर दे, उस संकल्प को पास कर दे, ठीक है। तीसरा क्या है, फिर तीसरा है अगर 1/10 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के। अब देखो यहां पे जब जो राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की बात आती है, यहाँ पे लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आपने देखा सिर्फ लोकसभा में पास करना होता है सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। तीसरा क्या है, 1/10 मेंबर ऑफ टोटल, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। गिव्स ए रिटन नोटिस टू स्पीकर और प्रेसिडेंट इफ सेशन, इफ हाउस इज नॉट इन सेशन, हाउस इज नॉट इन सेशन, ठीक है। यानी 1/10 लोकसभा के जो कुल सदस्य का 1/10 सदस्य क्या कर दे, एक रिटर्न नोटिस दे दे जो स्पीकर को, ठीक है। यानी लोकसभा के 1/10 सदस्य, ठीक है, किसको, अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को लिखित नोटिस दें, लिखित नोटिस दें, और अगर या राष्ट्रपति को, अगर सत्र, लोकसभा का सत्र नहीं है, ठीक है, लोकसभा का सत्र नहीं है, और फिर क्या करेंगे, नोटिस देने के बाद मीटिंग विल बी हेल्ड विदिन 40 डेज, विदिन 14 डेज, यानी 14 दिन के अंदर क्या होगी, बैठक बुलाई जाती है, बैठक बुलाई जाती है। और इसका पर्पज क्या होता है, पर्पज ऑफ द मीटिंग, जो मीटिंग का पर्पज है, इज टू कंसीडर, विचार करना, इज टू कंसीडर ऑन द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, या जो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, NE लिख रहा हूं, ठीक है। यानी इसका क्या है, जो बैठक में जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा पर विचार करना है, राष्ट्रीय बैठक में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा पर विचार किया जाता है, ठीक है। और फिर अगर ऐसा लगे कि हाँ अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो फिर उसको समाप्त भी किया जा सकता है। तो तीसरा क्या है, ये है, ठीक है। तो ये देखा हमने राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे समाप्त किया जा सकता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या क्या है। इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव।
राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव कई अलग अलग तरीकों से जो अलग अलग हेड्स में देखेंगे, यानी एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, लेजिस्लेचर या विधायिका के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, उसके बाद लोकसभा या विधानसभा के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। तो इन चीजों में हम देखेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव रहेगा, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, यानी अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल के, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के क्या प्रभाव है। अगर सबसे पहले देखें एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के, एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका पर क्या प्रभाव है, कार्यपालिका पर क्या प्रभाव है। ठीक है, तो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो क्या हो जाती है, मोर पावरफुल हो जाती है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव या संघ कार्यपालिका है, संघ कार्यपालिका क्या है, वो मोर पावरफुल हो जाती है, यानी ज्यादा शक्तिशाली। ठीक है, ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और वो क्या करती है, निर्देश दे सकती है, डायरेक्ट या निर्देश दे सकती है किसको, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट एग्जीक्यूटिव या राज्य कार्यपालिका को। ठीक है, राज्य कार्यपालिका को क्या क्या दे सकती है, वो राज्य कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है। किसका निर्देश दे सकती है, कि जो राज्य अपने एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग कैसे करे। ठीक है, यानी क्या निर्देश देगी, मैनर इन विच स्टेट एग्जीक्यूटिव शैल एक्सरसाइज द पावर, यानी राज्य कार्यपालिका अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करे, अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करे। ठीक है, यानी क्या निर्देश दे सकते हैं, वो राज्य को निर्देश दे सकते हैं कि आप इस तरीके से क्या करें, अपने जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उनका प्रयोग करें। तो यानी ये कार्यपालिका के ऊपर क्या है, कार्यपालिका के ऊपर क्या है, ये कार्यपालिका के ऊपर प्रभाव है। और क्या प्रभाव है, जो कंप्लीट कंट्रोल है, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर कंट्री, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट विदाउट एंड द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सस्पेंडेड, आर नॉट सस्पेंडेड। ठीक है, नीचे जगह नहीं है, मैं बोल देता हूं। जो राज्य का, राज्य सरकार के ऊपर केंद्र सरकार का क्या है, पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। और जो हालांकि जो राज्य सरकार है वो निलंबित नहीं होती। ठीक है, राज्य सरकार निलंबित नहीं होती, राज्य सरकार ऐसे की ऐसे रहती है। कभी ये सोचो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकार भंग हो जाती है, नहीं, राज्य सरकार ऐसे की ऐसे रहती है। और जो केंद्र सरकार है वो पूरा का पूरा नियंत्रण राज्य सरकार के ऊपर है, जो अपना बना लेती है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो ये था कार्यपालिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस वगैरह में, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, या विधायिका के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। ठीक है, विधायिका के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। तो विधायिका के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, सबसे पहले तो क्या है, संसद को
पावर दी जाती है, क्या करे वो, टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट। ठीक है, यानी सबसे पहला तो क्या है, पार्लियामेंट इज empowered to make law on the subjects mentioned in state list। ठीक है, यानी संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है, विधि बनाने की शक्ति। ठीक है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो संसद है, संसद क्या कर सकती है, संसद है जो राज्य सूची के जो विषय है उनके ऊपर क्या बना सकती है, उनके ऊपर कानून बना सकती है। हालांकि जो स्टेट लेजिस्लेटिव पावर है, स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, वो सस्पेंड नहीं होती। मैंने पहले भी बताया था, नोट सस्पेंडेड। ये मत सोचना कि जो निलंबित नहीं है, निलंबित नहीं, क्या राज्य विधायी शक्तियां, ठीक है, राज्य की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। उनके पास पावर है, लेकिन उनकी पावर्स के ऊपर क्या कर सकती है, ओवरराइड बाय पार्लियामेंट। यानी आप लिख सकते हो ओवरराइड बाय पार्लियामेंट, यानी संसद प्रभावी होती है, संसद प्रभावी होती है। ठीक है, तो दो ये देखे, पहला क्या देखा, पहला देखा संसद को शक्ति होती है जो स्टेट लिस्ट के विषय हैं या राज्य सूची के विषय है उनके ऊपर कानून बना सकते हैं। हालांकि जो राज्य की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो क्या रहती हैं, जो विधायी शक्तियां, वो सस्पेंडेड नहीं होती, निलंबित नहीं होती, लेकिन वो राज्य के द्वारा, मतलब जो केंद्र है वो उनके ऊपर प्रभावी होता है, ओवरराइड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, संसद लॉ बनाती है राज्य सूची के ऊपर, ठीक है, वो कब तक लागू रहेगा। यानी भाई राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य की राज्य सूची की जो विषय है उसके ऊपर अगर लॉ बना दिया जाता तो कब तक लागू रहेगा। यानी जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, मेक्स लॉ ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, NE लिख रहा हूं, ठीक है, यानी संसद ने नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधि जो बनाई वो इफेक्टिव रहेगी, इफेक्टिव टिल 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। यानी राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की तिथि से, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की तिथि से 6 माह तक जो लागू जो कानून बनाया है संसद ने राज्य सूची के विषय के ऊपर, ठीक है, जिस भी डेट को राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा, नेशनल इमरजेंसी समाप्त होगा, उससे 6 महीने तक क्या रहेगा, वो लागू रहेगा, और फिर क्या है, वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, और क्या है, और 42वां संविधान संशोधन में एक बात जोड़ी गई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसमें क्या कहा गया भाई, अब मान लो 42वां संविधान संशोधन में एक बात और जोड़ी गई थी, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल को राज्य के किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर राज्य के किसी एक भाग में लगाया जाएगा तो फिर क्या संसद है जो सभी राज्यों की लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर ओवरराइड करेगी, या सभी राज्यों की जो विधायी शक्तियां हैं उनके ऊपर प्रभावी रहेगी, तो हाँ रहेगी। यानी इफ नेशनल इमरजेंसी
यदि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, वो क्या है, इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, एनी पार्ट ऑफ कंट्री यानी राज्य के किसी एक भाग में है, राज्य के किसी भाग पर है, ठीक है, राज्य के किसी भाग पर क्या है, राज्य के किसी भाग पर जो राष्ट्रीय आपातकाल है, तो जो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट की वो क्या रहेगी, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्सटेंडेड टू ऑल स्टेट, एक्सटेंडेड टू ऑल स्टेट, यानी जो संसद की विधायी शक्ति, विधायी शक्ति सभी राज्यों पर प्रभावी रहेगी, सभी राज्यों पर प्रभावी रहेगी, ठीक है, समझ गए बात को। यानी अगर किसी भी भाग में देश के किसी भी भाग में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो संसद को पावर है कि वो किसी भी राज्य के, ये नहीं जिस राज्य में लगा, नहीं, पूरे देश में किसी भी राज्य के जो सभी राज्य की विधायी शक्तियां हैं वो क्या है, संसद के हाथ में आ जाती है, या संसद उनके ऊपर राज्य सूची के जो विषय है उनके ऊपर क्या कानून बना सकती है, ठीक है। ये था क्या, ये था प्रभाव किसका, ये प्रभाव था विधायिका के ऊपर किसका, राष्ट्रीय आपातकाल का या नेशनल इमरजेंसी का, ठीक है। आगे देखते हैं फाइनेंशियल जो इफेक्ट क्या रहेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के जो वित्तीय प्रभाव क्या रहेंगे, वित्तीय प्रभाव क्या रहेंगे। सबसे पहला तो क्या है, आर्टिकल 354 के तहत राष्ट्रपति मॉडिफाई कर सकते हैं, किसको देखते हैं, किसको कर सकते हैं, सबसे आगे देखते हैं फाइनेंशियल के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, फाइनेंशियल या वित्तीय, फाइनेंशियल या वित्तीय, ठीक है। तो आर्टिकल 354 में क्या है, सबसे पहले तो ये बोला गया आर्टिकल 354 में ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी जो राष्ट्रपति राज्य और केंद्र के बीच, राज्य और केंद्र के बीच जो राजस्व का वितरण है उसको क्या, उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण में, राजस्व वितरण में परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। यानी राजस्व वितरण में क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, यानी जो वितरण में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी पहले अगर मान लो 50% स्टेट्स को मिलता, 50% किसको मिलता, सेंटर को, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ये बोल दे कि भाई नहीं अब 60% मिलेगा सेंटर को और 40% किसको मिलेगा, स्टेट को मिलेगा। यानी प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 354 के तहत ये पावर होती है, ठीक है। और जो ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ये आदेश हैं, ये राष्ट्रपति को किसके सामने, संसद के सामने रखना पड़ेगा। यानी सच ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंट shall be laid before the houses of parliament, houses of पार्लियामेंट, ठीक है। यानी राष्ट्रपति के ऐसे आदेश, राष्ट्रपति के ऐसे आदेश, राष्ट्रपति के ऐसे आदेश संसद के सदनों में, संसद के पटल पर लिख ले, संसद के
संसद आ गया तो दोनों आ गए, संसद के पटल पर रखे जाते हैं। ठीक है, संसद के पटल पर रखे जाते हैं। और ऐसे आदेश कब तक प्रभावी रहेंगे? जिस भी जो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति होती है, ठीक है, यानी मान लो समाप्ति 2023-24 में हुआ, तो जब 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है, फाइनेंशियल ईयर पूरे जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए क्या रहेगा, वो प्रभावी रहेगा। ठीक है, यानी एंड इफेक्टिव फॉर द फाइनेंशियल ईयर, इफेक्टिव फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच नेशनल इमरजेंसी, NE लिख रहा हूं, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी सीजीज टू ऑपरेट, यानी उस जो वित्तीय वर्ष तक प्रभावी रहेगा जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी क्या है, समाप्त की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है, समाप्त की जाती है। ठीक है, तो यानी ये मॉडिफिकेशन है जो राजस्व का वितरण का मॉडिफिकेशन है, जो परिवर्तन है वो कब तक प्रभावी रहेगा? जिस भी फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की जाती है उस वित्तीय वर्ष के अंत तक। ठीक है, उस वित्तीय वर्ष के अंत तक। तो ये थे फाइनेंशियल जो प्रभाव हैं या वित्तीय प्रभाव हैं किसके, राष्ट्रीय आपातकाल के। अब देखते हैं लोकसभा और विधानसभा के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? लोकसभा और विधानसभा के ऊपर सबसे पहला प्रभाव तो क्या रहेगा, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्या बढ़ाया जा सकता है? 1 साल के लिए संसद में विधि बनाकर। देखते हैं लोकसभा और विधानसभा के ऊपर या स्टेट असेंबली के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। लोकसभा एंड विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। ठीक है, क्या प्रभाव रहेगा मैंने बताया, जो लाइफ है, यानी जो लोकसभा और विधानसभा की लाइफ है, लाइफ किसकी, लोकसभा की या फिर विधानसभा की। ठीक है, जो कार्यकाल है, जो टर्म है, ठीक है, वो क्या है, वो एक्सटेंड किया जा सकता है 1 ईयर एट ए टाइम। ठीक है, एक बार में 1 साल के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बाय मेकिंग ए लॉ इन पार्लियामेंट। ठीक है, बाय मेकिंग लॉ इन पार्लियामेंट, लॉ इन पार्लियामेंट, यानी संसद में विधि बनाकर, संसद में विधि बनाकर एक बार में 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? एंड एक्सटेंडेड फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित काल के लिए 1-1 साल करके कई बार बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित कई साल के लिए, अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, कितने समय के लिए, कितने भी समय के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है। और मैंने बताया था 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया था, तब जो लोकसभा का कार्यकाल 1-1 साल करके 2 बार बढ़ाया गया और 1975 से 1977 तक 2 साल लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और जो एक्सटेंशन है, यानी अब लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया, अब मान लो 1 साल के लिए बढ़ा दिया, और आज क्या है, जो मान लो 6 महीने बाद या 5 महीने बाद या 1 साल के बाद फिर नेशनल इमरजेंसी अगर क्या समाप्त होती है, तो जो एक्सटेंशन है वो 6 महीने तक और रहेगा। ठीक है, यानी नेक्स्ट 6 मंथ, यानी आफ्टर
यहां देख लेते हैं, आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एनई, ठीक है, यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल, एनई लिख देता हूं मैं, एनई राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्ति के बाद क्या है, जो एक्सटेंशन क्या रहेगा, एक्सटेंशन यानी जो कार्यकाल बढ़ाया वो कितने समय के लिए रहेगा, फॉर 6 मंथ, ठीक है, यानी फॉर 6 मंथ, यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल बढ़े हुए जो कार्यकाल है उसमें अगर राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होता है तो फिर 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना जरूरी हो जाता है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान तो क्या है, क्या पता इलेक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन जब समाप्त हो जाएगा उसके 6 महीने तक, ठीक है, यानी 6 महीने से ज्यादा फिर उसको नहीं बढ़ाया जा सकता, किसके बाद, समाप्ति के बाद, ठीक है, ये बातें समझ में आई। तो ये क्या था, ये प्रभाव था लोकसभा का, राष्ट्रीय आपातकाल का लोकसभा और विधानसभा के ऊपर, दोनों का ही कार्यकाल, ठीक है, ये दोनों के लिए लागू है। अब देखते हैं मौलिक अधिकारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बात मैंने एक बार पहले भी बताई हुई है जब मौलिक अधिकारों का टॉपिक पढ़ा था, कि मौलिक अधिकारों के ऊपर नेशनल इमरजेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है, नेशनल इमरजेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब देखते हैं प्रभाव किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के ऊपर। ये पॉइंट देख रहे हैं हम, मेन टॉपिक क्या है, इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में, कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों का वर्णन कीजिए, तो आपको अलग अलग पॉइंट लिखने, जैसे मैंने बताया कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या प्रभाव है, फिर मैंने बताया लेजिस्लेचर या विधायिका के ऊपर क्या प्रभाव है, फिर मैंने बताया विधानसभा और लोकसभा के ऊपर क्या प्रभाव है, मैंने ये भी बताया फाइनेंस के ऊपर या फाइनेंशियल या वित्तीय जो प्रभाव क्या है। अब मैं बता रहा हूं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या प्रभाव है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में प्रभाव दिए हुए हैं, ठीक है, यानी जो फंडामेंटल राइट्स है या मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके प्रभाव दिए हुए हैं। एक तो आर्टिकल 358 में, आर्टिकल 358 में, आर्टिकल 358 में क्या बोला है, आर्टिकल 358 में बोला है अगर नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल है, वो लगा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ किस किस के ऊपर, एक तो वार या युद्ध के ऊपर, और एक एक्सटर्नल अग्रेशन, यानी बाह्य आक्रमण, ठीक है, यानी ये बोल दें कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी है, ठीक है, बाह्य आपातकाल है। बाह्य आपातकाल मतलब दोनों फैक्टर क्या है, बाह्य है, युद्ध या बाह्य आक्रमण। अगर इनके आधार पे नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो फिर क्या होगा, जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 है, जिसमें 6 फ्रीडम दी हुई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है, ठीक है, 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी हुई है वो क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगी, सस्पेंडेड, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो जो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी, स्वतः निलंबित, ठीक है, स्वतः क्या हो जाएगी, वो निलंबित हो जाएंगे, ठीक है, यानी और ये बात कब कही, ये बात कब जोड़ी गई, ये बात जोड़ी गई थी 44वां संविधान संशोधन 1900, ये जो बात बोली गई थी कि भाई 2 आधार होंगे तो आर्टिकल 19 क्या हुआ, आर्टिकल 19 जो सस्पेंड हो जाएगा स्वतः ही, ये बात जोड़ी गई थी 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 358, जिसमें क्या कहा गया, अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतः ही जो सस्पेंड हो जाएगी या निलंबित हो जाएगी, और ये बात 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये बात जोड़ी गई, ठीक है। दूसरा है आर्टिकल 359, क्या है
आर्टिकल 359, आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 में क्या है? आर्टिकल 359 में जो उल्लंघन, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय जाने का जो अधिकार है उसको क्या करता है? ये सस्पेंड करता है। ठीक है, यानी ये क्या है? इसमें है प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव कोर्ट ऑन द to move court for the enforcement of फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यानी मौलिक अधिकारों के ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, president can suspend the right to move court for the enforcement of fundamental rights during national emergency। यानी राष्ट्रपति है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स के अतिक्रमण के आधार पर न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है, न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। ठीक है, यानी आर्टिकल 359 में फिर ये बात कही, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, तो प्रेसिडेंट है जो आपके जो मौलिक अधिकार है न्यायालय जाने के, उसको क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं फिर? इसी में क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड कर सकते हैं, सस्पेंड ऑल और एनी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यानी राष्ट्रपति है जो एक या सभी फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, सिर्फ 20 और 21 को क्या नहीं कर सकते? सिर्फ अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को क्या नहीं कर सकते? वो निलंबित नहीं कर सकते। ठीक है, अनुच्छेद जो 20 और 21 क्या है, उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। और ये बात भी किसमें कही थी? 44वां संविधान संशोधन 1978 में कही थी। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के ऊपर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव आपने देखा। एक बार फिर देख लेते हैं। 2 आर्टिकल में इस चीज का वर्णन किया हुआ है। पहला क्या है? अनुच्छेद 358, जिसमें बोला राष्ट्रीय आपातकाल अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगी हुई है, तो फिर जो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, यानी आर्टिकल 19 का जो मौलिक अधिकार है वो क्या हो जाएगा? अपने आप या ऑटोमेटिकली सस्पेंड या निलंबित हो जाएगा। और ये बात 44वां संविधान संशोधन 1978 में कही गई। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 359 में क्या कहा? आर्टिकल 359 में कहा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति आपके न्यायालय जाने का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। और वो सभी या किसी भी एक फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार को भी निलंबित कर सकते हैं। और फिर आर्टिकल 359 में ही है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बात कही 44वां संविधान संशोधन 1978 में। उम्मीद करता हूं जो मौलिक अधिकारों के ऊपर जो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव हो वो समझ में आपको जरूर आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या है। आगे है, लेकिन क्या जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो रूल बने, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो विधि बनी या लॉ बने, जो फंडामेंटल राइट्स को क्या करते थे? वायोलेट करते थे, तो उनका क्या होगा फिर जब राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाएगा? जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होता है, क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होता है तो जो रूल है, जो लॉ है, क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करते हैं, वो भी क्या कर दिए जाते हैं? नल एंड वॉइड हो जाते हैं। ठीक है, यानी क्या है? जो आफ्टर नेशनल इमरजेंसी, आफ्टर नेशनल
इमरजेंसी, ठीक है, आफ्टर नेशनल इमरजेंसी जो लॉज हैं या विधि हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बाद, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कोई ऐसी लॉ या विधि बनी है जो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, यानी फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, एंड्स या समाप्त हो जाएंगे राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के साथ ही, ठीक है। और क्या है, लेकिन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है, यानी जो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी NE लिख रहा हूं, ठीक है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो लॉ हैं या विधि हैं वायलेट करते हैं किसको, फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को का उल्लंघन भी करते हो, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, ठीक है, यानी वो किसी भी कोर्ट में क्या है, उनको किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। हाँ, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और जो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो फिर वो विधि भी क्या है, समाप्त हो जाएंगी, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उनको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो ये थे प्रभाव किसके, राष्ट्रीय आपातकाल के फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के ऊपर। अब देख लेते हैं हमारे देश में कब कब नेशनल इमरजेंसी लगी है, ठीक है, कब कब नेशनल इमरजेंसी लगी है और क्या आधार उनका था, तो देखते हैं। आज तक हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। तो पहला क्या है, पहला लगा 1962 में, फर्स्ट क्या है 1962 में लगा। आधार क्या था, इंडो चाइना वार, ठीक है, इंडो चाइना वार, जो भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, यानी ये किसके आधार पे, ये युद्ध के आधार पे क्या लगी, नेशनल इमरजेंसी लगी, ठीक है। एंड यहां लिख लेना नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया, ठीक है, यहां लिख लेना नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। और ये कब समाप्त हुई है, 1968 में इसकी समाप्ति हुई है, एंड हुआ, ठीक है। और इसी दौरान फिर 1965 में जो इंडो पाक वार भी हुआ, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया था, ठीक है, और वो भी फिर क्या है 1968 में। अब देखो, जब 1962 में इंडो चाइना वार था, उस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी थी, लेकिन 1965 में फिर इंडो पाक वार हुआ। अब दोनों का आधार सेम था, तो इसलिए अलग से कोई नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की जरूरत नहीं थी, सेम आधार था, तो क्या रही 1968 में फिर समाप्त हुई। सेकेंड टाइम कब, सेकेंड टाइम लगी 1971 में, 1971 में, 1971 में क्या था, जब इंडो पाक वार था, ठीक है, यानी जब भारत बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा था 1971 में, तब क्या है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। और ये कब समाप्त हुआ, ये समाप्त हुआ 1977 को, ठीक है। और तीसरा आपको पता है, अब देखो ये भी वार के आधार पे है। और थर्ड क्या है, थर्ड लगा 1975 में, 1975 में। और इसका जो आधार क्या था, मैंने कल जो पिछली क्लास उसमें ही बताया था, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के आधार पे लगा था ये, डिस्टर्बेंसेस यानी आंतरिक अशांति के आधार पे, आंतरिक अशांति के आधार पे, ठीक है। और ये भी फिर दोनों क्या है 1977 में समाप्त हुए थे। देखो 1975 में जो आधार अलग था, इसलिए 1975 में अलग से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। जो जेपी आंदोलन था उसको दबाने के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा लगवाया गया था, ठीक है। तो ये था राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी। अगली क्लास में हम देखेंगे आर्टिकल 356 के तहत या अनुच्छेद 356 के तहत जो फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल आम बोलचाल में बोलते हैं या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी और अच्छे तरीके से आप मेहनत भी कर रहे होंगे और सभी चीजें नोट भी कर रहे होंगे।
और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना आपको जो नेशनल इमरजेंसी क्लास कैसी लगी और हमारी पॉलिटी की जो सीरीज चली वो आपको कैसी लग रही है। और इस चैनल पे इतना प्यार देने के लिए, आपका इतना सहयोग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।